अब हम समझेंगे जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका के 1960 के दशक में हुई। अमेरिका में इसे प्रतिनिधित्व विहीन समूहों एवं हितों को कानूनी एवं वैधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए रूपायित किया गया था। इसे इस तथ्य के आलोक में शुरू किया गया कि कानूनी सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार आबादी के महत्वपूर्ण भागों एवं महत्वपूर्ण हितों को अपनी सेवाएं देने में विफल रहते हैं। इनमें शामिल हैं गरीब, पर्यावरणवादी, उपभोक्ता, प्रजातीय एवं नृजातीय अल्पसंख्यक तथा अन्य। भारत में जनहित याचिका या PIL सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई भारत में। 1960 में अमेरिका में आ गई, 1980 में भारत में आई। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती PIL की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती। PIL को सामाजिक क्रिया याचिका यानी सोशल एक्शन लिटिगेशन SAL या सामाजिक हित याचिका या सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी SIL। देखिए, सोशल एक्शन लिटिगेशन SAL, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन SIL और क्लास एक्शन लिटिगेशन यानी CAL के रूप में भी जाना जाता है। PIL जो है इसके नाम अन्य नाम देखें SAL, SIL और CAL भी हैं। अब PIL का अर्थ क्या देखिए। भारत में PIL की शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता के शासन एवं नियमों में रियायत से शुरू हुई। इस कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। वही PIL इस पारंपरिक नियम कानूनों के अपवादा स्वरूप हैं। PIL यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। अगर भी व्यक्ति समूह निर्धनता, अज्ञान अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप में प्रतिकूल दशाओं के लिए न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति उनके लिए जा सकता है। इस प्रकार PIL में एक व्यक्ति अपनी पर्याप्त रुचि के बल पर ही अन्य व्यक्तियों के अधिकार दिलाने अथवा एक आम शिकायत दूर करने के लिए न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने PIL को इस प्रकार परिभाषित किया है: एक विधि न्यायालय में सार्वजनिक हित अथवा सामान्य हित जिसमें जनता या किसी समुदाय के वर्ग का आर्थिक हित है अथवा ऐसा कोई हित जुड़ा हुआ है जिसके कारण इनमें कानूनी अधिकार अथवा दायित्व प्रभावित हो रहे हैं के मामले में कानूनी कार्रवाई करना जनहित याचिका कहलाती है। PIL कानून के शासन के लिए बिल्कुल जरूरी है। इससे न्याय के मुद्दे को आगे बढ़ाया जा सकता है तथा संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति की गति को तीव्र कराया जा सकता है। दूसरे शब्दों में PIL के वास्तविक उद्देश्य क्या है? कानून के शासन की रक्षा, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंचाना, इसके अलावा मौलिक अधिकारों का सार्थक रूप से प्राप्त कराना। अब हम समझते हैं PIL की विशेषताएं। PIL की अन्य विशेषताएं निम्नानुसार। पहली कि PIL कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है और इसका आशय गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना है जो कि मानवता के कम द्रष्टव्य हिस्से को प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके अलावा PIL एक विभिन्न प्रकार का वाद है। सामान्य पारंपरिक वाद के मुकाबले में जिसमें दो याचिकाकर्ता पक्षों के बीच किसी बात पर विवाद होता है और एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ सहायता का दावा करता है और दूसरा पक्ष भी किसी ऐसी सहायता का विरोध करता है। इसके अलावा देखें तो सामान्यवाद की तरफ PIL न्यायालय में किसी एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकार का दावा और उसे लागू करने के लिए दाखिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका आशय सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाना तथा रक्षा करना है। अब देखिए, PIL की मांग उन लोगों के संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए या अनिवारित नहीं रहना चाहिए जिनकी संख्या बहुत बड़ी है और जो गरीब और अशिक्षित हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से साधनहीन हैं। इसके अलावा PIL अनिवार्य रूप से एक सहकारी प्रयास है। याचिकाकर्ता राज्य एवं सार्वजनिक प्राधिकार अथवा न्यायालय की ओर से सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक या कानूनी अधिकारों की सुविधाओं एवं विशेष अधिकारों को उपलब्ध कराया जाए, उन्हें सामाजिक न्याय सुलभ कराया जाए। इसके अलावा PIL में जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने, सामाजिक सामूहिक विसरित अधिकारों एवं हितों अथवा सार्वजनिक या जनहित के रक्षण के लिए वाद दाखिल किया गया हो। PIL में न्यायालय की भूमिका उसकी पारंपरिक कार्यवाही की तुलना में अधिक मुखर होती हैं। जनता के प्रति कर्तव्य के लिए बाध्य करने, सामाजिक सामूहिक विसरित अधिकारों एवं हितों अथवा जनहित को बढ़ाने में। हालांकि PIL में न्यायालय पारंपरिक निजी विधिवादों के अनजान लचीलेपन का प्रयोग करता है। न्यायालय द्वारा चाहे जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, ये प्रक्रिया
होनी चाहिए कि जो न्यायिक मत एवं न्यायिक कार्यवाही के लिए माना जाता हो। पीआईएल में पारस्परिक विवाद समाधान प्रक्रिया से अलग व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं होता है। पीआईएल का विषय क्षेत्र 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही करने के लिए कुछ निर्देशों को सूत्रित किया है। इन दिशा निर्देशों को 2003 में संशोधित किया गया। इसके अनुसार निम्न कोटियों में आने वाली याचिकाएं ये सामान्यतया जनहित याचिका के रूप में विवृत होगी। कौन कौन सी होगी देखिए, बंधुआ श्रमिक, दूसरा उपेक्षित बच्चे, तीसरा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण, श्रम कानूनों के उल्लंघन, अपवाद, व्यक्तिगत संबंधित मामले, इसके अलावा जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत, समय से पहले मुक्ति तथा 14 वर्ष तक पूरा करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन, जेल में मृत्यु, स्थानांतरण, व्यक्तिगत मुचलके पर मुक्ति अथवा रिहाई, मूल अधिकार के रूप में त्वरित मुकदमा, इसके अलावा पुलिस द्वारा मामला दाखिल न किए जाने से संबंधी याचिका, पुलिस उत्पीड़न अथवा पुलिस हिरासत में मृत्यु, इसके अलावा महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषकर वधू उत्पीड़न, दहेज दहन, बलात्कार, हत्या, अपहरण इत्यादि में पीआईएल दाखिल की जा सकती हैं। ग्रामीणों के ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न, अनुसूचित जाति जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिकाएं पीआईएल में आती हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी याचिकाएं, पारिस्थितिक संतुलन में बाधा, औषधि, खाद्य पदार्थ में मिलावट, विरासत एवं संस्कृति, प्राचीन कलाकृति, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से संबंधित याचिकाएं भी, और दंगा पीड़ितों की याचिकाएं भी, पारिवारिक पेंशन भी इसमें आती हैं। निम्नलिखित कोटियों के अंतर्गत आने वाले मामले पीआईएल के रूप में विवृत नहीं होंगे। कौन कौन नहीं होंगे? मकान मालिक किराएदार के मामले, ठीक, मकान मालिक और किराएदार के मामले पीआईएल के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसके अलावा सेवा संबंधी तथा वे मामले जो पेंशन तथा ग्रेच्युटी से संबंधित हैं। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें उन मामलों को छोड़कर जो उपरोक्त बिंदु 1 और 1 से 10 तक हो, वो इसके अलावा वाले जो है वो नहीं आएंगे। यानी केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों और उसके स्थानीय निकायों के जो खिलाफ जो शिकायतें होती हैं वो अगर 1 से 10 तक पॉइंट में आ रही तो वो शामिल होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसके अलावा मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों में नामांकन, वो नहीं आएंगे। इसके अलावा जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाएँ जो हैं, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में याचिकाएँ जो डाली जाएगी पीआईएल के अंतर्गत नहीं आएंगी। पीआईएल के सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांत निरूपित किए हैं। कौन कौन से सिद्धांत निरूपित किए, ध्यान दीजिएगा। पहला, सर्वोच्च न्यायालय संविधान में अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए ऐसे लोगों को कल्याण में रुचि देने वाले किसी व्यक्ति की याचिकाओं को स्वीकार कर सकता है जो समाज के कमजोर वर्गों से हैं और इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटा सके। न्यायालय ऐसे लोगों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं, इसलिए वह राज्य को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अलावा जब भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकारों को लागू करने के बरक्स राज्य के संवैधानिक कर्तव्य एवं प्रकार के मामले उठाते हैं, न्यायालय का एक पत्र अथवा तार को भी पीआईएल के रूप में विवृत करता है। ऐसे मामले में न्यायालय प्रक्रियागत कानूनों तथा सुनवाई से संबंधित कानून में भी छूट देता है। इसके अलावा जब लोगों के साथ अन्याय हो, न्यायालय अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 21 के तहत कार्रवाई से नहीं हिचकेगा। साथ ही मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी ऐसे मामलों में उपयुक्त एवं निष्पक्ष मुकदमे का प्रावधान करता है। अधिकारिता संबंधी सामान्य नियम को शिथिल करके न्यायालय गरीबों, निरक्षरों, निशक्तों की ओर से दायर शिकायतों की सुनवाई करता है, क्योंकि ये लोग अपने संवैधानिक या वैधिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कोई वैधिक गलती या वैधिक आघात के लिए निवारण में स्वयं सक्षम नहीं होते हैं। इसके अलावा जब न्यायालय प्रथम दृष्टया साधनहीन लोगों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आश्वस्त हो जाता है तो वह राज्य अथवा सरकार को तत्संबंधी याचिका के सही ठहरने संबंधी किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता। यद्यपि पीआईएल पर प्रक्रियागत कानून लागू होते हैं, लेकिन पूर्व न्याय का सिद्धांत या ऐसे ही सिद्धांत लागू होगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि याचिका की प्रकृति कैसी है, साथ ही मामले से संबंधित तथ्य एवं परिस्थितियाँ कैसी हैं। इसके अलावा निजी कानून के तहत आने वाले दो समूहों के बीच संघर्ष संबंधी विवाद पीआईएल के रूप में अनुमान्य नहीं होगा। इसके अलावा तथापि एक उपयुक्त मामले में भले ही याचिकाकर्ता किसी हित में अपने व्यक्तिगत परिवाद के समाधान के लिए न्यायालय की शरण में जा चुका हो, स्वयं न्याय के हित में न्यायालय जनित
जनहित के संवर्धन में इस मामले की जांच कर सकता है। इसके अलावा न्यायालय विशेष परिस्थितियों में आयोग या अन्य निकायों की नियुक्ति, आरोपों की जांच तथा तथ्यों को उजागर करने के उद्देश्य से कर सकता है। यह ऐसे आयोग द्वारा अधिकरण की गई किसी सार्वजनिक संस्था के प्रबंधन को भी निर्देशित कर सकता है। इसके अलावा न्यायालय साधारणतया नीति बनाने की सीमा तक अतिक्रमण नहीं करेगा। न्यायालय द्वारा ये भी सावधानी बरती जाएगी कि लोगों के अधिकारों की रक्षा में अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन न हो। इसके अलावा न्यायालय न्यायिक समीक्षा के ज्ञात दायरे के बाहर सामान्यतया कदम नहीं रखेगा। उच्चतम न्यायालय यद्यपि संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय देने संबंधी निर्णय दे सकता है। इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी। साधारणतया उच्चतम न्यायालय को ऐसी याचिका को PIL के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए जिसमें किसी विधि या वैदिक भूमिका पर प्रश्न उठाए गए हो। ठीक है। PIL दाखिल करने संबंधी दिशा निर्देश। PIL आज कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात प्रचार हित याचिका के रूप में, या पॉलिटिक्स इंटरेस्ट लिटिगेशन या राजनीति हित याचिका, इसके अलावा प्राइवेट इंटरेस्ट या लिटिगेशन यानी कि निजी हित याचिका, इसके अलावा पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पैसा हित याचिका, इसके अलावा मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी मध्य वर्ग हित याचिका के रूप में कदाचित परिणत नहीं होने देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में टिप्पणी की, जनहित याचिका कोई गोली नहीं है, न ही हरेक मर्ज की दवा। इसका अनिवार्य आशय है कमजोर एवं साधनहीनों के मूल मानवीय अधिकारों की रक्षा से था, जिसका नव प्रवर्तन एक जनपक्षी व्यक्ति की इन लोगों की ओर से दायर की गई याचिकाओं से हुआ जो स्वयं गरीबी, लाचारी एवं सामाजिक आर्थिक निःशक्तताओं के कारण न्यायालय राहत पाने नहीं जा सकते। हाल ही के दिनों में PIL के दुरुपयोग के दृष्टांतों में भी वृद्धि होती गई है। इसलिए उस प्राचलिक यानी पैरामीटर को पुनः जोर देने की जरूरत है जिसकी सीमा में किसी याचिका द्वारा PIL का उपयोग किया जा सके तथा उसे न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य माना जा सके। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने PIL का दुरुपयोग रोकने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। कौन से? कि न्यायालय सचमुच जरूरी एवं वैध PIL को अवश्य प्रोत्साहित करे तथा विषयेतर कारणों वाले PIL को हतोत्साहित करे और उसे रोके। प्रत्येक व्यक्तिगत न्यायाधीश PIL से निपटने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया विकसित करे और इसके स्थान पर अधिक उपयुक्त ये होगा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय वास्तविक एवं सदाशयी PIL को प्रोत्साहित करने में और गलत नीयत से दायर की गई PIL को हतोत्साहित करने के लिए नियमों का उपयुक्त ढंग से सूत्रण करे। इसके अलावा न्यायालय को किसी PIL को स्वीकार करने के पहले याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता को प्रथम दृष्टया सत्यापन कर लेना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय PIL की सुनवाई के पहले याचिका के अंतर वस्तु की परिशुद्धता के बारे में प्रथम दृष्टया आश्वस्त कर लें। इसके अतिरिक्त न्यायालय याचिका की सुनवाई से पहले पूरी तरह से आश्वस्त होगा कि इस याचिका से जनहित यथेष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा न्यायालय को ये सुनिश्चित होना चाहिए कि जो याचिका वृहद रूप में जनहित एवं गंभीरता एवं अत्यावश्यकता से जुड़ी हुई हैं उसे अन्य याचिकाओं के ऊपर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसके अलावा PIL की सुनवाई के पहले न्यायालय ये अवश्य सुनिश्चित कर ले कि PIL वास्तविक जनहानि अथवा जन आघात के समाधान को लक्षित करे। इसके अलावा न्यायालय को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि PIL दायर करने के पीछे कोई निजी लाभ, व्यक्तिगत प्रेरणा या गलत इरादा नहीं है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवसाय निकायों द्वारा गलत इरादों से दायर की गई याचिकाओं भारी जुर्माना लगाकर अथवा सारी याचिकाओं को ऐसी याचिकाओं को असंगत कारणों से दायर की गई हो को भी ऐसे तरीके अपनाकर उत्साहित करना चाहिए। इसके बाद राज्य सरकार पढ़ेंगे। हमने केंद्र सरकार जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम और न्यायिक समीक्षा और जनहित याचिका सबको पढ़ लिया है।